हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. मैं ज़ैनिथ मल्होत्रा हूँ और मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। मैं 11th क्लास में कोटा आया था और मैंने आलमगीर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी इस बार मार्च अटेम्प्ट में जेईई मेंस में 100% आई है, 295 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। और मैंने सेब अटेम्प्ट भी दिया था इससे पहले। सेब अटेम्प्ट में भी मेरी 99.9951% आई थी और मैं अब जेईई एडवांस की तैयारी आगे करना चाहूँगा, अभी कंटिन्यू करूँगा। Now I'll be sharing my strategy for the preparation of my maths, physics and chemistry for the JEE mains and advanced exams. मैथ्स में मैं अपनी जो कोचिंग जो मैं एलन की है उसकी शीट पे प्राइमरी फोकस रहता है, क्योंकि उसमें वेरिंग डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आप जिस भी कोचिंग में है उस कोचिंग की शीट पे आप सबसे प्राइमरी फोकस रखते हैं मैथ्स में। मेंस के लिए स्पेशली आपको इजियर टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मैथ्स में आते हैं। तो मेंस के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स और इस साल के जो पेपर्स अभी 12 शिफ्ट में हुए हैं उन सबकी मैथ्स करें और एनसीईआरटी पे कुछ ध्यान दें। एनसीईआरटी मैथ की बहुत वर्थ इट नहीं है, तो आप टॉपिक चूज कर करके एनसीईआरटी में से करें और आप कोशिश करें कि आपको अपनी वीकनेस पता हो तो उस पर काम करें। कोई भी टॉपिक बिल्कुल पूरा मत छोड़ें और मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें करते रहें। और मतलब इजी क्वेश्चन ही आते हैं जनरली जेईई मेंस में, तो आपको उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपको आसान क्वेश्चन तो आपको ना छोड़ना पड़े। उसके अलावा अपनी टाइम पे प्रैक्टिस, टाइम पे सीखी दिलाने के लिए मैंने बहुत सारे पेपर दिए 11th-12th में, भर के पेपर दिए, बहुत पेपर दिए, इसलिए टाइम में हैंडल कर पाता हूँ। और आपको टाइम में दिक्कत आती है तो प्रैक्टिस इसका सॉल्यूशन है। मैथ्स में मैथ्स में आपको बस प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। मैथ्स में मतलब थ्योरी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत वैरायटी के होते हैं। तो आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपको बहुत सारे पेपर की प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मेंस और एडवांस दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगा। हाँ, मैथ्स मैंने सेब अटेम्प्ट भी दिया, मार्च अटेम्प्ट भी दिया। मैथ्स में मुझे लगता है कि मैथ्स का लेवल थोड़ा ठीक रहता है जेईई में, मतलब बाकी तो इजी साइड पे रहते हैं, मैथ्स मॉडरेट साइड पे रहता है, इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी से आप शायद उसको कवर ना कर पाएंगे होगा। तो एनसीईआरटी के साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो चाहिए ही चाहिए। 2020 या 2019 के आप पेपर्स पूरे प्रैक्टिस करें और उसके अलावा आप मॉडरेट टू टफ एक्सरसाइजेस मैंने सेब में दिया था, उसमें भी मेरे फुल मार्क्स आए थे और मार्क्स में भी आए हैं। तो मैथ्स में दिक्कत सबसे बड़ी टाइम ही है, टाइम को आपने अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैथ्स में रिसोर्सेज बुक्स तो मैंने कोई स्पेशल करी नहीं है। एक एस एल लोनी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एस एल लोनी को ट्रिग्नोमेट्री बुक्स आती हैं, वो करी और अपनी आलम की जो मॉड्यूल शीट असाइनमेंट जो हमको मिलती नहीं है वो मैं करता रहा हूँ, उतना सफिशिएंट रहता है। और क्लास में ध्यान से सुने तो ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो ही जाता है। मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेड टॉपिक, सबसे ज़्यादा जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और सर्कल, बाइनोमियल और वेक्टर सीरीज। मतलब ये 5-6 टॉपिक्स की अगर टोटल मिला के तो बहुत टॉपिक्स हैं, इतनों से ही आपका 40-50% वेटेज आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप डेप्थ में कवर करें और ये सबसे मेरे को लगता है कि वेटेड टॉपिक्स रहते हैं मेंस के हिसाब से। एडवांस में भी इंडेफिनिट डेफिनेट बहुत हाई रहता है, कैलकुलस और जो लेटेड टॉपिक्स हैं मतलब 12th की टॉपिक्स ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं मुझे। तो मैथ्स के लिए मैं दिन में ऑलमोस्ट टोटल स्टडी मिला के 6 आवर्स के अराउंड देता था, तो मैथ्स को भी 2.5 आवर्स मिल जाते थे। 2.5 ज़्यादा क्लोज रहता है मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स को ज़्यादा टाइम लगता ही है। इक्वल नंबर ऑफ सेशंस में केमिस्ट्री को कम टाइम लगता है, मैथ्स को सबसे ज़्यादा लगता है, लेना भी चाहिए। मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंटली मैं कहूँगा कि हर का ज़्यादा टाइम चाहिए ये। और फॉर्मूलाज वगैरह याद रखने मुश्किल होते हैं क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ रखे हैं तो आप फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी की आपके पास जो शीट्स होंगी उनको एक बार जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं थ्योरी को। तो आपके फॉर्मूलाज आप देखते जाएं और उससे में आपके फॉर्मूलाज आपके दिमाग में पहले से हैं वो ब्रश होते जाएंगे और आपको सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में सी एंड अप्लाई फॉर्मूला और आंसर वाले होते हैं, बहुत हद तक क्वेश्चन। तो उतने क्वेश्चन तो आप कम से कम फॉर्मूलाज की वजह से गलत नहीं होंगे। तो आप फॉर्मूलाज लास्ट कुछ दिनों में पढ़ते जाएं सारे फॉर्मूलाज और जल्दी से आप याद करते जाएंगे तो उसमें आपके दिमाग में रहेंगे। मुझे सबसे टफ टॉपिक सब्जेक्टिव होता है टफ तो, लेकिन मुझे सबसे टफ टॉपिक से लगते हैं। मैं हूँ पीएनसी में और इनडेफिनिट में भी मुझे जोर आता था और बाकी बच्चों को भी मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत आती है। और पीएनसी के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। पीएनसी मुझे काफ़ी कम आता था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी वापस करी, रीड करी
और कोई रिसोर्सेज तो मैंने हालांकि यूज नहीं करे, इतने में मेरा काम हो गया। और इंडेफिनिट के लिए भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, इजी क्वेश्चन की, वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन की, बहुत तरह से इंटीग्रेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो आपको इंटीग्रेशन की बहुत प्रैक्टिस की है। उसके अलावा एरिया अंडर द कर्व वगैरह आसान टॉपिक होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मुझे मुश्किल आती थी। डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप की होती हैं, सॉल्व करने में आपको आइडेंटिफाई करना और उसको सॉल्व करना। तो उसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट काम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, पुराने पेपर से भी कर सकते हैं और शीट रिसोर्सेज और बुक तो मैं कोई सेपरेट लगाई नहीं, मैथ SL जो मैं आपको बताई बस वो यूज़ करी थी। अब मैं बात करूँगा अपनी केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी के बारे में। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, किसको पता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, और तीनों के लिए काफ़ी अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। तो फिजिकल प्राइमरीली सॉल्विंग टाइप की रहती है, मतलब आपके पास इक्वेशंस रहती हैं जो आप याद करे होते हैं, आपने अलग अलग तरह से डिराइव होती है और आपको प्लेस करके वैल्यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इनऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में बहुत हद तक याद करने वाला सामान ज़्यादा होता है, तो उसको याद करना एक चैलेंज होता है क्योंकि हर चैप्टर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप रेगुलरली लेवल इंटरवल से, मतलब एक दिन अभी आज याद किया, कल पे टाइम दिया, 2-3 दिन बाद कुछ टाइम दिया, तो उतना पक्का होता जाता है आपको। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में शेड्यूलिंग करके रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं टॉपिक जो आपको, मतलब जैसे कुछ टॉपिक बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जैसे IOC में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक में एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप इनको बारी बारी टाइम देंगे, जैसे कि आज करा, 2-3 दिन बाद फिर याद करा, तो आप उसको भूलेंगे नहीं और उसकी क्वेश्चन आपके लिए आसान है, लेकिन आपको पूरी थ्योरी उसकी आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। उसके अलावा पीसी में तो मोस्टली आप प्रैक्टिस करें, पीसी में आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे, में काफ़ी फॉर्मूला होते हैं पीसी में, तो आपको डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी वगैरह याद करके जाएं और प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करें, क्योंकि सेट पेपर के पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव था, तो 20 में से बहुत कम फिजिकल क्वेश्चन आए हैं, 1 या 2 या कभी हो सकते ना भी आया हो, और पार्ट 2 में ऑलमोस्ट 10 में से 6 या 7 फिजिकल क्वेश्चन हैं। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में फिजिकल का बहुत पेटेज है, तो सॉल्विंग भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसकी थ्योरी में इतना टाइम लगाते हैं। IOC के क्वेश्चन मोस्टली पार्ट 20 में आए हैं और जो मैंडेटरली करने होते हैं, तो वो 20 आपको अच्छे से उसकी थ्योरी NCERT डायरेक्टली, सबसे इम्पोर्टेंट IOC के लिए तो स्पेसिफिकली NCERT की आपको लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ेंगे और कोशिश करें कि आप अपने टॉपिक को एक से ज़्यादा बार पढ़ें, तो आपको इन्फॉर्मेशन वो रही होगी, जब आप कहीं से भी आ जाता है क्वेश्चन IOC में, लेकिन NCERT में रहेगी वो इन्फॉर्मेशन। तो NCERT को आप एकदम मान के यही इसमें से ही आएगा, आप IOC की हर चैप्टर को डेप्थ में पढ़ें। और केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हमारे पास, थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक केमिस्ट्री, जो 12th क्लास में ज़्यादातर होते हैं। और इसके संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बहुत एक जनरली क्वेश्चन होते हैं, डेल्टा G नॉट माइनस RT वगैरह, जिसमें से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में बहुत वेटेज रहती है, तो इनका आप अच्छे से पढ़ के जाएं, आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2। इसके अलावा IOC में मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो स्टार्टिंग में होती है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और लेटर जो एनवायरमेंटल है जो बहुत इजीली स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब लेकिन याद बहुत करना होता है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बीच में सबसे इम्पोर्टेंट तो IOC में यही टॉपिक रहते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट वाले होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, ये सब। और OC में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स मुझे लगता है एरोमेटिक्स आते हैं, एरोमेटिक्स, फिनॉल्स, उसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उन सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स, नेम रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, हैलोफोम, इसमें जो नेम रिएक्शंस हैं ये बहुत वेटेड होती हैं, नेम्स एज वेल एज एडवांस में, तो इन पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ ही इनको आप याद करें, तो आपका क्वेश्चन कहीं मिस्टेक नहीं होगी। और OC में जो लेटर पार्ट है, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स है और पॉलीमर्स है और एवरीडे लाइफ है, ये ऑलमोस्ट प्योरली सिंपल है, तो इसको आप कंप्लीटली याद करने की कोशिश करें, बारी बारी NCERT पढ़ के, बारी बारी नोट्स पढ़ के, ये याद करके ही ये होगा, क्योंकि आप सोच नहीं पाएंगे वहाँ पे, तो ये आप याद करें, इससे भी काफ़ी वेटेज है क्वेश्चन का। फरवरी में मैं 24th शिफ्ट 1 में मैंने पेपर दिया था, तो उसमें मुझे लगता था कि केमिस्ट्री में फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ आए थे जो मुझे आते नहीं, मतलब 24th शिफ्ट 1 में मेरा फिजिक्स मैथ्स में 100 था और केमिस्ट्री में 86 था। तो मेरे क्वेश्चन, एक तो मैंने फिल्म मिस्टेक करी थी, इसको बोलते हैं, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक, तो वो 4 नंबर की बिना मतलब फ्री की,
और दो, एक ओसी का और एक आईओसी का क्वेश्चन टैक्सफुल था जो मुझे आता नहीं था, तो वो जरूर पढ़ के गए, वो भी मेरी गलती है। एनसीईआरटी में दे रखा होता ऑलमोस्ट सबको, और नहीं दे रखा होता तो कोई नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता नहीं होती। और जो मार्च अटेम्प्ट था उसमें भी मेरे मैथ्स का फिजिक्स में 100 है और केमिस्ट्री में 95 मार्क्स है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्वेश्चन रीजन टाइप था, तो वो क्वेश्चन मेरा मतलब मैं रीजन को मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसको रीजन नहीं माना क्वेश्चन था। तो मतलब आपको मोस्टली आपको अगर फैक्टर्स दें और मैकेनिज्म्स और मेन रिएक्शंस वगैरह याद रहेंगी तो आपका 1 या 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम सबसे अच्छे भी होगा, तो आप उसको तो आप रिस्क ले सकते हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपको अपनी फिजिक्स की स्टार्टिंग बताता हूँ। फिजिक्स में हम स्टार्टिंग से हमने जैसे शुरू किया तो मैंने बुक पढ़ी कई सारी। एक तो 11th और 12th में एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो बुक है बहुत फेमस होते, वो हमने थोड़ी सॉल्व करी 11th में, पार्ट 1 एंड 2। और उसके अलावा मैंने आई ईरोडो सॉल्व करी थी, कुछ पार्ट जो रेलिवेंट पार्ट थे वो सॉल्व किया। उसका मतलब वो उसका यही मेन्स में कोई फायदा नहीं है आई ईरोडो का, लेकिन अगर आप एडवांस के लिए एम कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं बनता है, क्योंकि हालांकि फिजिक्स की एनसीईआरटी भी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, और जितना चीज़ मतलब छोटे में लिखा जाना चाहिए था वो काफ़ी चला के लिखा हुआ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स शायद आपके नोट्स होंगे, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो, या उसके अलावा आपको क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे मैथ्स में करनी पड़ती है। फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी सी रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें सॉल्विंग की प्रैक्टिस चाहिए, और लॉज आपको अच्छे से कब लगेंगे ये सब आना चाहिए। जैसे एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, एनर्जी कब कंजर्व होगी, मोमेंटम कब कंजर्व होगा, ये सब क्वांटिटी जो बेसिक लॉज है फिजिक्स, इससे ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाता है, हर चैप्टर में ये काम आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स बहुत वेटेज रखता है। इस बार मुझे लगता है मार्च और फेब के हिसाब से एसएचएम और ग्रेविटेशन के भी बहुत क्वेश्चन आए। एसएचएम और ग्रेविटेशन को आप कवर करके जाएं अच्छे से। उसके अलावा मेन ओनली टॉपिक से भी काफ़ी वेटेज फिजिक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें सेमीकंडक्टर आते हैं, इसके अलावा आपके क्रिस्टल्स पे क्वेश्चन आया, लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आया, उसके अलावा मेन आपका मैग्नेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन आया, तो उसको भी वेटेज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इजीली स्कोरिंग क्वेश्चन हैं, बस चैप्टर्स को ड्रॉप करके ना जाए, मेंस वाले चैप्टर्स पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करने की कोशिश करें और तभी आप अच्छे से पूरा स्कोर कर पाएंगे। फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस के हिसाब से जो अब चल रहे हैं, मेंस में ऑफकोर्स पहले कुछ टॉपिक एनएलएम काइनेमैटिक्स हैं वो वेटेज होल्ड करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इस टाइम है ग्रेविटेशन, एसएचएम, और उसके बाद आपकी जो लास्ट के टॉपिक हैं मॉडर्न फिजिक्स और एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये भी बहुत वेटेज में आते हैं। और मेन ओनली टॉपिक्स की सरप्राइजिंगली काफ़ी वेटेज आ रही है, जैसे कम्युनिकेशन जो हट चुका है बोर्ड के सिलेबस से भी, कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिक गेट का ही पार्ट है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर, बस जो टॉपिक एडवांस से नहीं पढ़ाए जाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट, तो ये टॉपिक सब तैयार करते हैं, वेटेज में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह की नॉर्मल जैसे रहती है वैसे वेटेज है, अच्छी वेटेज है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेन से जो ज़्यादा मेरे को लगता है ज़्यादा मार्क्स का वो रखते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने जे मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए 2019 में 2020 के बहुत पेपर दिए, तो जितने आप पेपर देते जाएंगे आपकी स्टार्टिंग में स्किल्स होती रहती है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करता हूँ, उसके बाद मैं दोनों में से कुछ भी कर लेता हूँ जो मेरा मन होता है। मतलब अभी भी मेरा फिक्स नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स से मैं कुछ भी शुरू कर देता हूँ दूसरा जो मेरे को सोचता है, केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ। और टेम्परामेंट रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम हॉल में, ऑफकोर्स, क्योंकि आप इतनी एंग्जाइटी में होंगे कि आपका 2 साल की मेहनत अब आपकी जज होगी, लेकिन आपको मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आप कंट्रोल तभी कर पाएंगे अगर आपको पहले से आपने सही बात कह रखी होगी। तो आप घर पे या जहाँ भी आप मॉक टेस्ट वगैरह खूब दें और वैसा ही माहौल मेंटेन करके रखें जैसा एग्जाम हॉल में होता है। मतलब 3 घंटे में क्लॉक पे पेपर देना है, और मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, मैक्सिमम मार्क्स पूरे करने की पूरी कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि आप ढीले ढाले माइंड से आप पेपर देते हैं। और मैं अपना पेपर ऑलमोस्ट मेंस का इतनी प्रैक्टिस कर करके मैं 2 hours 20-25 मिनट या 30 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था एक बार। तो उसके बाद मैं मैथ्स के न्यूमेरिकल से रिवीजन करना शुरू करता हूँ, रीचेकिंग करना, और मैथ्स के न्यूमेरिकल से फिर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल जरूर मैं पहले चेक करता हूँ, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन या वैल्यू गलत पुट करने की गलतियाँ ये स्कोप ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जो मेरे पास 5-10 मिनट पड़े होते हैं मैं उन क्वेश्चन को देता हूँ जो मैंने मार्क्स पर रिव्यू पहले कर रखे हैं,
कुछ क्वेश्चन में चलते हुए मार्क्स को रिव्यू करते जाता हूँ, इसमें मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ कि क्या यही आंसर होगा, तो मैं लास्ट के 5-10 मिनट्स को उनको रिविजिट करता हूँ। और मेरी आदत नहीं है क्वेश्चन छोड़ने की, तो अगर लास्ट में मुझे वो नहीं आता होता तो मैं एक रिस्क ले लेता हूँ। मतलब कभी कभार पे ऑफ कर जाता है, कभी कभार नहीं करता है। ओलंपियाड मैंने दिए हुए हैं, मतलब 9th में मैंने MSCGS दिया था, नहीं क्लियर हुआ था। फिर 10th में मैंने PRMO भी दिया था, वो भी नहीं क्लियर हुआ था। लेकिन 12th में KUPY मेरा क्लियर हो गया था। 106 मेरी ईयर आई है इस साल, तो KUPY मेरा क्लियर हो चुका है। NTSC भी मैंने डेप्थ में क्लियर किया हुआ है, टेक्निकल स्ट्रीम में स्कॉलर हूँ NTSC का भी। और बाकी होगा बाकी ओलंपियाड में मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ, और इस साल मैंने दिए नहीं। दिन का मतलब स्टेबल शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो आप उतनी एफिशिएंसी से अपने आगे टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वेग सा मेरा बेसिक आउटलाइन होता है कि दिन में क्या क्या होना है। क्लास तो अपनी जगह है ही, उसके बाद आप अपना एक शेड्यूल आप बना सकते हैं कि मुझे इतने इतने टाइम में इतने इतनी देर पढ़ाई करनी है, और आपको प्लान रहे कि मुझे इतने दिनों में इतना सिलेबस है, तो आप बांट लें उनको दिनों में, तो उससे मुझे लगता है अच्छा रहेगा। ताकि पढ़ाई मेरी ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स हो जाती थी हर दिन, और रेगुलर होती थी। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर पढ़ना। तो अगर आप बहुत दिन ना मिस करें और अपना काम करते रहें। और सोशल मीडिया के बारे में, अगर सोशल मीडिया आजकल तो बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, तो मैं वैसे यूज़ नहीं है, एक्टिव नहीं हूँ किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो इसलिए है क्योंकि ऑफकोर्स अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो बहुत टाइम लेता है, वो बहुत टाइम टेकिंग फैक्टर में। आप अपना मतलब बहुत टाइम वहाँ आप व्यस्त कर देते हैं, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा होता है। आप जाते हैं कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, और आप वहाँ लग जाते हैं, रुक जाते हैं, और आपका वो बहुत टाइम ले लेता है। तो आप कोशिश करें कि उसको छोड़ने की कोशिश करें। कम नहीं हो पाता है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि कम आप करना चाहें तो भी आप जाते हैं तो रुक जाते हैं। तो एक बार आप उसको छोड़ दें, जीरो कर दें, तो तब आप शायद मैनेज कर पाएंगे। कुछ दिन चैलेंज करें अपने आप को कि मैं छोड़ूंगा, और फिर अगर आपको ना उठाने का मन करे तो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा, मेरे को लगता है। मेरा जो अभी अप्रैल और मई में अपना जो मेन पेपर देना चाहते हैं, अपने परसेंटाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, उन सबके लिए एडवाइस है कि आपने सबने थ्योरी अच्छी मुझे लगता है पढ़ रखी है 1 या 2 बार भी। थ्योरी में जनरली स्टूडेंट्स वीक नहीं होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कम करते हैं। तो प्रैक्टिस मुझे लगता है आपको बहुत इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या कर सकते हैं आप इतने कम टाइम में, आपके पास 1 महीने के आसपास है। तो सबसे पहले तो आप अपने वीक को अपने सारे पहले जल्दी से जल्दी आप मेंस का सिलेबस खोलिए, और आपको खुद पता होता है कि मुझे ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है। वो टॉपिक पकड़िए, और आप अपनी पुरानी 2 मेंस में जो भी आपने गलतियाँ करी हैं उनको एनालाइज करके देखिए कि मेरा सबसे वीक टॉपिक क्या चल रहे हैं। उन टॉपिक्स को तो आप NCERT और अपनी शीट या जो भी आपके पास और थ्योरी रिसोर्सेज हैं उनसे और उसकी प्रॉब्लम बहुत लगाएं, वो टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक तो आप मेंस में क्वेश्चन कर ही लेंगे, मेंस में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो आते नहीं। बस आपके टॉपिक जो बहुत वीक हैं उनको आप कम से कम नहीं तो एवरेज लेवल तक ले आए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक हो सकते हैं JEE मेन के पेपर। JEE मेन के पेपर जनरली इसी लेवल के रहते हैं, प्लस माइनस होता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन एक बेसिक लेवल है JEE मेन का जिस लेवल पे JEE रहता है। तो अगर आपने वैसे बहुत पेपर कर लिए तो आप मोस्टली सूटेड रह जाएंगे। जो आपका कैसे पेपर आएगा आपको पहले से ऑलमोस्ट पता होगा, और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाएंगे कि मुझे पता है कैसे पेपर आएगा। तो पेपर्स आप बहुत करें, अभी फेब के हुए, मार्च के हुए, पुराने सालों के हुए, बहुत पेपर्स आप अटेंड करें। उसके अलावा NCERT कम से कम नहीं तो केमिस्ट्री की जो प्योरली फैक्चुअल टॉपिक हैं उनको तो जरूर याद करके जाएं, क्योंकि जब कम से कम 12 या 16 नंबर के फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाते हैं सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स तक। तो वो तो आप लूज नहीं करना चाहेंगे, इजी टू गेन मार्क्स में, तो वो भी करें। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जो भी आपने फर्दर एक्सपीरियंस है, और आप मेहनत करिए, आपका बिल्कुल इम्प्रूव होगा परसेंटेज। ओके बाय।